सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आज नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। क्लास है बीए बीएससी थर्ड ईयर, पेपर सेकंड चल रहा है, भारत का भूगोल है और इसकी यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड में जो प्राकृतिक आपदाएं यानी पर्यावरणीय मुद्दे हैं उन पे क्वेश्चन आया है। उन पे क्वेश्चन है भारत के पर्यावरणीय मुद्दों पर टिप्पणी लिखिए। भारत के जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उन पर टिप्पणी लिखिए। तो पर्यावरणीय पहले बात करते हैं। पर्यावरणीय मुद्दे यानी प्राकृतिक जो घटनाएं हैं वो कौन कौन सी होती है। देखो, प्राकृतिक घटनाएं यानी आपदा जिसको बोलते हैं कि पर्यावरणीय आपदा एक असामान्य घटना है जो सीमित अवधि के लिए आती है। वह प्राकृतिक घटना है जो देश में अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से कुछ ही पलों के अंदर छन्न विच्छिन्न कर जाती है। यानी देश की अर्थव्यवस्था में उतना पता नहीं कितना नुकसान, भारी नुकसान से हो जाता है। अब देखो इन आपदाओं में है वो पहली बात करते हैं। पहला है भूकंप। जो प्राकृतिक आपदा है वो है भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। भूस्खलन मुख्य रूप से भूस्खलन हो जाता है। भूस्खलन तथा भूसरण ये मुख्य रूप से, तथा इसके अलावा अगर सेकंड नंबर की देखे जाए तो वह है बाढ़ तथा सूखा, चक्रवात, शीत व गर्म पवने यानी जिनको बोलते हैं आंधियां, झंझावत और मरुस्थलीकरण। ये मुख्य प्राकृतिक जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं ये मुख्य है। अब इन पर्यावरणीय मुद्दों की बात की जाए यानी नेचुरल डिजास्टर प्राकृतिक कारणों के द्वारा उत्पन्न होती है। अब इसमें बात करते हैं कि ये विविध रूप से, इसके विविध रूप है। ये विवर्तनिक एवं पार्थिव हो सकते हैं, स्थलाकृति से संबंधित हो सकते हैं, या मौसम से संबंधित भी हो सकती है, या ये धीरे धीरे भी हो सकती है। देखो अब बात करते हैं हम निम्न जो है उनमें से। पहले बात करते हैं भूकंप की। जो आपदाएं निम्न है उनमें बात करते हैं। पहला है भूकंप। भूकंप की बात करते हैं तो पृथ्वी का हिलना या भूमि में कंपन होना भूकंप कहलाता है। यानी या तो भूमि में कंपन होना या पृथ्वी का हिलना। क्यों हिलना? ये जब पृथ्वी के अंदर किसी स्थान पर संचित दबाव वहां की चट्टानों का नमन शक्ति से अधिक बढ़ जाना, या इनमें भ्रंशन की घटना या क्रियाएं होनी जिनसे दरार बनती है, चट्टानें टूटने लगती है तथा इसके फलस्वरूप पृथ्वी में कंपन होता है। इन स्थितियों में विभिन्न प्रकार की भूमिकीय तरंगें भूमि के अंदर सभी दिशाओं में प्रसारित होती है। इन तरंगों का संचरण विभिन्न प्रकार से होता है जिसे हम भूकंप की संख्या या भूकंप कहते हैं। भूकंप का अध्ययन वह भूकंप विज्ञान या सीस्मोलॉजी कहलाता है। वर्तमान में भूकंप 1880 में यानी प्रथम उपकरण जो भूकंप लेखी यंत्रण है यानी सीस्मोग्राफ है, जिसको भूकंप लेखी उपकरण बोलते हैं, 1880 में लगभग जाकर बना था तथा इस यंत्र द्वारा भूकंप तरंगों का 3D गति नापी जाती थी। भारत में मुख्य रूप से जो भूकंप लेखी यंत्रों की स्थापना है वो पुणे, मुंबई, देहरादून, दिल्ली, कोलकाता आदि क्षेत्रों में की जाती है। पृथ्वी की गतियों का पता लगाकर उन्हें उत्तर पश्चिम क्षैतिज गतियां, पूर्व पश्चिम क्षैतिज गतियों तथा ऊर्ध्वाधर गतियों के रूप में मापा जाता है। भूकंप लेखी एक वैज्ञानिक यंत्र है जिसका प्रयोग भूकंप की अवधि, परिणाम और दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस यंत्र का आविष्कार 1880 के लगभग किया गया। इसके द्वारा
19वीं शताब्दी के अंत में मिलने ग्रे और लिविंग ने इंपीरियल कॉलेज टोक्यो में भूकंपीय यंत्र बनाए। अब देखो भूकंप में 3 प्रकार की पी तरंगे, एल तरंगे और पी तरंग और द्वितीय तरंगे तथा एल तरंगे पाई जाती है। अब भूकंप के अलग रूप है, इनके जो अधिकेंद्र है। अब बात करते हैं जो भारत में भूकंप वाले क्षेत्र है वो देखो कौन कौन सा है। अब इसकी तीव्रता है, भूकंप की जो भूकंप विनाशी है वो तीव्रता है वो सर्वाधिक 0 से शुरू होकर तीव्रता 8.5 तक चलती है। यानी तो इसमें देखी जाए तो 5 से ऊपर वाले 5 से ऊपर वाले ये अत्यंत विनाशकारी भूकंप माने जाते हैं। यानी नीचे वाले 5 से नीचे वाले ये कम धीमे या ये मध्यम वाला का है और इससे ऊपर वाले जो 8 पॉइंट तक है रिक्टर स्केल पे वो सबसे ज्यादा प्रलयकारी होते हैं। अब भारत में देखो अगर सभी जगह देखी जाए तो भूकंप की तीव्रता वो मर्केली मापक होता है। मर्केली मापक पर इनके यांत्रिक अनुभव भूकंप लेखी से ही पता चलता है। देखो सर्वप्रथम जो भूकंप आया था वर्ल्ड के अंदर जिसको पहचाना गया था उसको सर्वप्रथम 1831 ईस्वी में 1831 ईस्वी में जो चीन का क्षेत्र था हांगकांग प्रांत चीन वहां पे आया था। सबसे पहले यहाँ पे इसका सटीक पता लगाया गया था। इसके अलावा 225 ईसा पूर्व भी आया था तथा अनेक काल पर आते रहते हैं। यानी भूकंप हर प्रकार से जो संवेदनशील क्षेत्र है उन क्षेत्रों में आते रहते हैं। अभी लास्ट में 7 अप्रैल ईरान व इराक के क्षेत्र केंद्रीय था 2018 को आया था। अब देखो भारत में जो भूकंप के क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं। भारत में भूकंप के क्षेत्र है राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग, कुछ समय पूर्व स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान ने भारत में आए 1200 भूकंपों का अध्ययन किया। यानी भारत में 1200 भूकंपों का अध्ययन किया गया है। तथा विश्लेषण देश में 5 भूकंपीय जोन विकसित है। अब भारत में भूकंप जोन है वो कौन कौन से हैं। जोन कौन कौन से हैं, इनमें पहला है सर्वाधिक तीव्रता, यानी पहला है तीव्र गति से आने वाले भूकंप। तीव्र भूकंप वाले अगर जोन की बात की जाए तो इस क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रेणी, तथा नेपाल बिहार सीमावर्ती क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी राज्य तथा कच्छ प्रायद्वीपीय तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है इस क्षेत्र के अंदर। अधिक अगर तीव्रता की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व बिहार, उत्तरी मैदानी भाग तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश सम्मिलित है। मध्यम तीव्रता का क्षेत्र अगर बात की जाए तो उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार सम्मिलित है मध्य तीव्रता का भूकंप। निम्न तीव्रता वाले की अगर बात की जाए तो इसमें तमिलनाडु, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम ओडिशा, प्रायद्वीपीय पठार का आंतरिक भाग सम्मिलित है। अति निम्न वाले में तो इस क्षेत्र में जोन सेकंड के अंतर्गत शामिल भागों को जैसे जोन सेकंड में है उनमें ही निम्न कई बार हल्के भूकंप जो तीव्रता से क्षेत्र में लिए जाते हैं, बिल्कुल कम जिनसे बिल्कुल हल्का कंपन होता है वो क्षेत्र देखे जाते हैं। इसके अलावा भूकंप से बचाव आने, देखो निम्न बचाव किए जा सकते हैं भूकंप आने से पूर्व के उपाय। भूकंप अत्यधिक भयंकर प्राकृतिक आपदा है, इससे आने से जन धन की अपार हानि होती है। हमारी जो इमारतें हैं वो हिलने तथा गिर के नष्ट होने का एक तो भय रहता है सबसे, इसमें चोट, जन धन की माल की हानि होने का डर रहता है। इसकी जो निम्न सावधानियां हैं, भूकंप आने से जब पूर्व पृथ्वी में कंपन होने लगे, घर में सभी जो लाइट वगैरह है
उनको बंद कर देनी चाहिए, लाइटें वगैरह वो है, तथा पता पड़े कि भूकंप से आने से पूर्व कमरे से बाहर निकल जाए और बाहर मैदानी भागों में पहुंच जाए, क्योंकि ऊपर से कोई भी चीज गिर सकती है, तथा एक सिंपल जगहों पर रह जाए। उपयुक्त उपाय के उपरांत पृथ्वी हिलने के समय धैर्य धारण करके रखें। ध्यान रखें कि पृथ्वी तेज हिलने से ये कंपन कुछ ही देर तक चलेगा, 1 या 2 मिनट चलेगा, इसलिए आप सबको शांत रहें और उसको रूप को देखते रहे कि क्या चेंजेस होगा या नहीं होगा। अगर भूकंप क्षेत्रों में इसके कुछ सर्वाधिक उपाय है कि भूकंप क्षेत्रों में भवन निर्माण बनाए रखे, तो भवन की ऊंचाई है वो अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें उपाय ध्यान रखें तो भवन की ऊंचाई अधिक न हो। सेकंड बात अगर की जाए, भारी वस्तुएं रखें। भवन की निचली इमारतों में भारी वस्तुएं रखें। तथा नींव भवन की संलग्न बदले। पके हुए भवन जो बना दिए भवनों से, उसके लिए भवन की दीवार 6 मीटर लंबी हो तो मध्य में आड़ी दीवार यानी दीवारों पे सपोर्ट लगाए जाए, दीवारों पे सपोर्ट लगाए जाए। तथा भवन की चिकनाई के समय एक परत को ध्यान पर रखें, यानी संधि वाली जगह पर उनका जोड़ों की जगह या तो बड़े पत्थर वगैरह से रखें। भवन की खिड़की और दरवाजे के ऊपर कंक्रीट के बीम डालें, इससे फर्श की छत यानी भवन को अत्यधिक मजबूत बनाया जाए। सीधी सी बात है, इससे अगर छत वगैरह है उसमें लोहे के सरिये वगैरह दिए जाए, इससे अगर हल्का फुल्का भूकंप भी आए तो टूट के गिरे नहीं, वो लटक जाए, इससे केवल जन हानि बच सकती है सरियों के द्वारा। तो विश्व के जो कुछ प्रमुख भूकंप है, विश्व के कुछ प्रमुख भूकंपों में वर्ष परिणाम स्थान अब तक आने वाले भूकंप में 1556 ईस्वी का चीन का भूकंप सर्वाधिक भयंकर एवं विनाशकारी था, जिसमें कोई बहुत सारे भयंकर यानी 8 लाख के लगभग व्यक्तियों की जीवन लीला समाप्त हो गई थी। इस टाइम पे अत्यधिक विनाशकारी था। इसके बाद में 1976 में चीन के केनसान में आया भूकंप था, जिसमें 2 लाख लोगों की व्यक्तियों की जाने गई थी। इसके बाद जापान के कोम्बे नगर में सबसे 1995 में भूकंप आया था। इस भूकंप में 150 से 200 लोगों की मारे जाने की भूकंप थी। तो इस प्रकार 20वीं सदी में प्रमुख विनाशकारी भूकंप आए थे। सैन एंड्रियोस ब्रंच पर संयुक्त राज्य अमेरिका में भी भूकंप आया था, जिसमें माना जाता है कि 600 ये आया 20 सेकंड था, जिसमें 600-700 लोगों की मौत होने की खबर हुई थी। जापान का भूकंप है 2 सितंबर 1923 को कांदो जापान में 20वीं सदी का सबसे विनाशकारी भूकंप आया था। इसकी 8.1 तीव्रता थी, 8.1 तीव्रता से भूकंप तो ये प्रलयकारी था। इसमें भी कम से कम 99,333 व्यक्तियों की मौत हुई थी। इसके अलावा बिहार नेपाल वाले भूकंप भी आए थे। तो ये मुख्य रूप से जो भूकंप है, इनमें अमेरिका में भी, बॉम्बे जापान में सभी भुज अपने भारत का भुज का जो 26 जनवरी 2001 में आया था। भुज क्षेत्र में 26 जनवरी 2001 में कि भारत में गुजरात राज्य के भुज क्षेत्र में एक अत्यंत भयंकर प्रलयकारी जो भूकंप था वो आया था। इसका भूकंप जो परिणाम था वो 8 था। इस भूकंप से गुजरात राज्य में लगभग 8,792 गांव
गांव प्रभावित हुए थे तथा 3,32,000 मकान गिर के नष्ट भी हो गए थे तथा इसमें कम से कम 20,000 लोगों की मृत्यु का शिकार होना बताया। इस भूकंप का मूल कच्छ क्षेत्र में भुज के पूर्व में पश्चिम दिशा में भ्रंशन बताया गया था। इसमें 900 किमी के क्षेत्र तक भूकंप में परिवर्तन देखे जा सकते हैं। इस भूकंप में अधिकेंद्र से यानी बहुत बड़ा भूकंप माना जाता है। इससे पाक अधिकृत कश्मीर में भी भूकंप आया था। 2005 में भारत और पाकिस्तान कश्मीर घाटी के समीपवर्ती में भीषण भूकंप आया था जिसकी रिएक्टर स्केल पर 7.6 तीव्रता थी। इसके अलावा नेपाल में 25 अप्रैल 2015 को तीव्र भूकंप आया था। इसका परिणाम 7.8 था। यानी समय समय पर सैटेलाइट चित्रों के द्वारा इसको देखे जाते हैं। तो भूकंपों के द्वारा उल्लेखनीय है कि बहुत ही जनधन की क्षेत्रों का संवेदनशील क्षेत्रों का पता लगाए और जहाँ पे भूकंप आए वहाँ पे रहा नहीं जाए, यानी वहाँ से दूर लोगों को स्थापित कर दिया जाए। अब दूसरा देखो, दूसरी जो पर्यावरणीय मुद्दे है वो ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी प्राकृतिक आपदाओं में सर्वाधिक भय और आतंक देने वाली आपदा है। ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ होता है जिसके मुख से आग की ज्वाला निकलती है। यानी ज्वालामुखी एक प्रकार का धरातलीय भाग से किसी भी स्थान से तरल व मैग्मा है वो एक खड्डे के रूप में बाहर निकलेगा, यानी गर्म लावा निकलेगा और बिल्कुल भयंकर धुओं के साथ में अग्नि व लावा निकलता है। जो मैग्मा बताया जाता है, ये पृथ्वी के अंदर मैग्मा रहता है तो ये बाहर निकलता रहता है। एक जिसको इसके मुंह को क्रेटर कहा जाता है, क्रेटर। ज्वालामुखी को परिभाषित करते, ज्वालामुखी एक गोल जैसे आकार का छिद्र अथवा खुला भाग होता है जिसमें होकर पृथ्वी के अत्यंत रक्त भूगर्भ से गैस, तरल, लावा, जल, सेलों के टुकड़े युक्त गर्म पदार्थ पृथ्वी से धरातल पर प्रकट होता है। ज्वालामुखी के संबंध में ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भीतर गैस एवं लावा की उत्पत्ति से लेकर उसके भीतर व बाहर प्रकट होने की सभी क्रियाएं सम्मिलित होती है। ये एक प्रकार का ज्वालामुखी आने के बाद पर्वतभूमि। अब देखो ज्वालामुखी के प्रकार की बात करते हैं। इसमें ज्वालामुखी में जो निकलने वाले पदार्थ हैं उनमें जलवाष्प के साथ CO2, NO2, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन आदि खंडित ज्वालामुखी पदार्थ है। यानी छोटे छोटे कण भी निकलते हैं गैसों के साथ और अनेक प्रकार की गैसें भी आती हैं। अब इन्हें ज्वालामुखी को 3 प्रकार से बात करते हैं। एक तो सक्रिय ज्वालामुखी है, दूसरी है प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। तो अगर जिन प्रदेशों में लावा, गैस तथा विखंडित पदार्थ सदैव निकलता रहता है उनको सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। तो पहला क्या आता है इनमें, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जाए तो जिन ज्वालामुखी से सदैव लावा, गैस और विखंडित प्रदेश सदैव निकलता रहता है इन्हें सक्रिय जागृत। इनमें स्ट्राम्बोली, जो जागृत ज्वाला हुआ है वो स्ट्राम्बोली, है, ये इटली में है। ये सदैव जागृत ज्वालामुखी है, ये सदैव इसमें से निकलती रहती है, यानी जागृत ज्वालामुखी है। इसके अलावा एंटेना ये सीसली द्वीप में है। सीसली द्वीप में एंटेना। कोटोपेक्सी, जो जलवायु है इक्वेडोर में है, इक्वाडोर तथा उन्नाआया ये हवाई द्वीप में है। पिनाडुबो यह फिलीपींस में है। आदि मुख्य
स्ट्रोम्बोली में सदैव प्रज्वलित गैस निकलती रहती है, अतः इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन रेंज भी कहते हैं, यानी भूमध्य सागर का प्रताप स्तंभ स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। अब है प्रसुप्त ज्वालामुखी। देखो मैं मिटा रहा हूं, उनको लिख लिया होगा, आप लिख लिया होगा साथ में। सेकंड है वो प्रसुप्त। प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी जो ज्वालामुखी उद्गार के बाद शांत पड़े रहे, लेकिन कुछ अंतराल के बाद अचानक उद्बोधन हो जाए, यानी ये तो हमेशा जागृत या सक्रिय, ये कुछ समय तक शांत बने रहे और कुछ समय बाद फिर वापस उद्दग्र हो जाए, यानी वापस उनमें कुछ समय शांत रहे और कुछ समय बाद वापस जागृत हो जाए। तो ये वो है प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाती है। इनमें जो विषुवीय उदाहरण में देखी जाए तो वो है विसुवियस, वो इटली की ज्वालामुखी। विसुवियस इटली की जो ज्वालामुखी है, तथा इंडोनेशिया में क्राकाटोआ, वो है इंडोनेशिया में। आदि प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इनके अलावा कई इनका उद्बोधन 1872, जैसे विश्व ज्वालामुखी है इटली, इसमें पहले उद्बोधन हुआ 1872, 1906 में हो गया, 1927 में, 1928 में, 1929 में। यह है अलग अलग टाइम पर इसमें जो है ज्वालामुखी सक्रिय होती रही है। अब तीसरी बात करते हैं, वो है शांत ज्वालामुखी। तीसरा है वो है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी है जब ज्वालामुखी का उद्गार पूर्णतः समाप्त हो जाता है, उसके मुख में जल आदि भर जाता है एवं झीलों का निर्माण हो जाता है। इनमें देवबंद, इनमें मुख्य उदाहरण है वो है देवबंद, यह है ईरान का, तथा माउंट पोपो। माउंट पोपा यह है म्यांमार का। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा है, ये जापान का है। केन्या है, यह है अफ्रीका। आदि क्षेत्रों में है। तो ज्वालामुखी का जो मुख्य वितरण क्षेत्र की बात करें तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी है। विश्व के ज्वालामुखी का लगभग 66% भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों के द्वीपों तथा समुद्री द्वीपों के किनारे पाया जाता है। ज्वालामुखी की इस पेटी को प्रशांत महासागर का ज्वालामुखी भी कहा जाता है। यह पेटी उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटीय भाग के सारे अलास्का से रॉकी पर्वतमाला के प्रारंभ होकर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट मुख्यतः एंडीज पर्वतमाला के सारे अटलांटिक के एरेबस पर्वत तक पहुंची है। तो इस प्रकार से मध्य महाद्वीपीय पेटी, इस महाद्वीपीय पेटी प्लेस अभिसरण पेटी भी कहते हैं। इस पेटी में अधिकांश ज्वालामुखी विनाशकारी प्लेटों के सहारे गठित हुए हैं।
क्योंकि यूरेशियन प्लेट तथा अफ्रीकन एवं इंडिया प्लेट दोनों महाद्वीपों प्लेट अभिसरण होता है। इसमें दरारी उद्गार वाले अनेक है। ये पेटी आइसलैंड से हेकल पर्वत के कनारी द्वीप पहुंचती है। इसमें 2 उपशाखाएं हैं, अफ्रीका में तथा दूसरी स्पेन में। अब है मध्य अटलांटिक पेटी में, इसे महासागरीय कटक ज्वालामुखी पेटी में कहते हैं। इसके सहारे 2 प्लेटों का अपसरण होता है, जिससे कारण कटक के सहारे दरार या भ्रंशन का निर्माण होता है। यह भ्रंशन का प्रभाव पृष्ठ के निचले दुर्बलतम मंडल तक होता है। तो ये निम्न प्रकार के जो, अब इसमें जो ज्वालामुखी आपको बताई दी कि विश्व के जो प्रख्यात ज्वालामुखी है उनके नाम देखो, माउंट पीली ज्वालामुखी कैरिबियाई सागर में स्थित मार्कोटी द्वीप के माउंट पीला ज्वालामुखी का 8 मई 1902 में एकाएक उद्गार हुआ। ज्वालामुखी के निकट स्थित सेंट पियर नगर के 28,000 व्यक्तियों की मृत्यु एक क्षण में हो गई। केलूत ज्वालामुखी 1919 में जापान के केलूत ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। उद्गार के समय ज्वालामुखी शंकु के तीव्र ढाल पर भारी लावा के प्रवाह के कारण 5500 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। किलाविया ज्वालामुखी हवाई द्वीप में, दक्षिणी हवाई किला ज्वालामुखी का विस्तार हुआ और कई लोगों की। लाकी ज्वालामुखी आइसलैंड में, सेंट हेलन ज्वालामुखी हेलन पर्वत पर, क्राटो इंडोनेशिया द्वीप समूह में और सेंटेनर तथा विलुप्त विश्वत ज्वालामुखी भूमध्य सागर में। विश्वत इटली का प्रख्यात ज्वालामुखी है। अब इस ज्वालामुखी जो मारक शक्ति के कारक है, ज्वालामुखी के पायरोक्लास्टिक प्रवाह की चपेट में आने से, लोगों के दम घुटने से, गैसों के विषाक्त प्रभाव से, यानी लोगों की मृत्यु क्यों होती है ज्वालामुखी आने पर? एक तो एकाएक उनका ध्यान भटकने से या उनकी जो गैसें होती है उनसे दम घटने से तथा सुनामी लहरों की उत्पत्ति से और उपकार से, अकाल परिस्थितियों से या अल्प वर्षा के प्रदूषित होने से भी ज्वालामुखी बहुत ही। अब इसके कुछ बचाव के उपाय की अगर बात करें तो भूकंपीय घटनाओं के नियमित मापन से प्राप्त संकेतों के आधार पर ज्वालामुखी क्षेत्रों का अनुमान लगाया जा सकता है और उनमें रहने वाले लोगों को दूसरी जगह टिल्टीमीटर की सहायता से धरातलीय सतह के झुकाव की नियमित मापन की भविष्य में होने वाली ज्वालामुखी उद्गार का संकेत भी किया जा सकता है तथा क्रेटर झील, गर्म जल स्रोतों, गीजर तथा दुहारों के जल तापन में वृद्धि भावी ज्वालामुखी उद्गार का संकेत है। क्रेटर झीलों, गीजरों, दुहारों तथा गर्म जल स्रोतों से निकलने वाली गैसों से नियमित मॉनिटरिंग करते रहने पर भी भविष्य में होने वाली ज्वालामुखी उद्गार के संकेत मिल सकते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार के भविष्यवाणी पर विश्लेषण करके उनसे होने वाली जो नुकसान है उसको कम किया जा सकता है। तो ये थी सेकंड है, वो है ज्वालामुखी हो गया। अब देखो सुनामी। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ बंदरगाह की लहरों से है। सु का अर्थ है बंदरगाह और नामी का अर्थ है लहरें। सुनामी लहरों का आने का देखो मुख्य कारण क्या होता है? सुनामी लहरें संपूर्ण स्थलमंडल की संरचना दर्द कठोर भूखंडों प्लेटों से बनी हुई है, यानी संपूर्ण भूखंड दृढ़ प्लेटों से बना हुआ है। फिर भी क्या होता है कि विवर्तनिक प्लेट, जिन्हें क्या कहते हैं अपन विवर्तनिक प्लेट कहते हैं। अब ये क्या होती है, इन प्लेटों के अंदर एकाएक ऊपर नीचे होने से, यानी इन प्लेटों के स्वभाव एवं प्रवाह से संबंधित अध्ययन प्लेटों के किनारे अधिकांश अब अध्ययन से ये पता चलता है कि जो ये प्लेटें हैं, इन प्लेटों के किनारों पर भूकंपीय घटनाएं हुई। भूकंप की घटनाएं हुई तो उसके बाद सुनामी लहरों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी के आंतरिक भाग में मेग्मा जब ज्वालामुखी उद्भेदन के दौरान दरारों द्वारा ज्वालामुखी के रूप में आ गया जाता है तो फलस्वरूप
भूकंपों की उत्पत्ति होती है। दो विपरीत प्लेटों के टकराने से भयंकर भूकंप आता है जिससे सुनामी उद्गीलित होती है। 26 दिसंबर 2004 दिन रविवार को सुमात्रा में आया समुद्री भूकंप एवं उससे उत्पन्न सुनामी लहरों के आंकड़ों से स्पष्ट करने पर यह भूकंप का कारण भारतीय प्लेट तथा म्यांमार यानी सुनामी लहरें काफी प्रबल और विनाशकारी होती है। जब ये लहरें पिछले सागर या जल भाग में गहरे सागरीय जल या खाड़ी तटों में समीप पहुंचती है तो इन्हें एकाएक ऊंचाई मिल जाती है जिससे लहरें सब बढ़ती हो जाती है तथा अपने आगोश में छिपा लेती है। सुनामी लहरों की दृष्टि से प्रशांत महासागर सबसे खतरनाक क्षेत्र है और रविवार को सुमात्रा में आया समुद्री भूकंप हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागरीय मिलन क्षेत्र से उत्पन्न हुआ। यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जहां पे दो क्षेत्र आपस में मिलते हैं उस जगह भी सुनामी आई, बहुत ही खतरनाक। सुनामी लहरों का अगर विनाशकारी स्वरूप देखते हैं विनाशकारी स्वरूप देखें तो इतनी भयंकर विनाशकारी होती है कि वैज्ञानिकों ने इन्हें भूगर्भिक टाइम बम, इन्हें वैज्ञानिकों ने क्या दिया है, भूगर्भिक टाइम बम इनको कहकर संवादित किया है। सुनामी लहरें वर्ताकार तरंगों के रूप में एक के बाद जल के स्पर्श बिंदु से निकलकर चारों ओर प्रसारित होती रहती है, स्पर्श बिंदु से निकलती रहती है। सुनामी लहरों की गति जेट विमानों से भी तेज होती है। कई प्रकार के संसार में तो इनसे स्तरीय भागों को ऊपर उठने की संभावना हो जाती है तथा इनसे बहुत सारे वह जलधन की हानि होती है। सुनामी के प्रभाव को सील करने के लिए सागर तट पर कंक्रीट और चौड़ी ऊंची मजबूत दीवारों का निर्माण किया जाना चाहिए। अगर इसकी उपाय की बात करें तो समुद्र तल के पास में है वो चौड़ी बड़ी दीवार और कंकड़ पत्थर डाल के इस दीवार को मजबूत किया जाना चाहिए जो धक्का लगे जब भी पानी यानी जल बहाव आए, जल या तरंगे उत्पन्न हो तो ये कटाव एकदम न लगे और लोगों को सुरक्षा पहुंचे। दूसरा है सुनामी कोई एक बड़ी लहर नहीं बल्कि कहीं ऊपर उठने वाली है तो तय सागर तट पर दूरी बना के रहे तथा भूकंप के झटकों का अगर अनुभव करे या भूकंपीय क्षेत्रों का पहले अनुमान लगा ले या किसी जहाज के सहारे नहीं जाए या पानी सुनामी जब आए तो उससे समीपवर्ती क्षेत्रों में से दूर रहे। इसके बाद निम्न उपाय थे। अब बात करते हैं भूस्खलन की। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मिट्टी तथा चट्टानों के टुकड़ों का पर्वतीय ढलानों से अचानक नीचे खिसकना भूस्खलन कहलाता है। यानी कोई भी पर्वत है, इस पर्वत से यहां से अगर कोई भी अचानक पृथ्वी पे हलचल हुई उसके कारण ये नीचे की ओर आना क्या कहलाता है, भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन के निम्न प्रकार होते हैं। भूस्खलन अवपात भी हो सकता है, सैपरण भी हो सकता है, अवसरण भी हो सकता है, अवसरण भी हो सकता है या प्रवाह भी हो सकता है या विसर्पण भी हो सकता है। तो भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे इसमें कोई डायरेक्ट गिरती है, कोई चट्टान यहां से टूटकर डायरेक्ट तो क्या कहलाता है, अवपात कहलाता है। 100% क्या कहलाता है, उसमें पास में रबसती हुई वो गिरती है तो उसे सैफरन। तो इसमें अनेक प्रकार, इसके ढाल में पानी अंदर घुस जाने से वर्षा महीनों बाद भी भूस्खलन हो सकता है। तूफानी वर्षा के समय जल ढाल में अति समृद्ध हो जाती है, अधिकांश भूस्खलन होता है। ढाल के आधार पर जलापर्दन से अनेक स्थायी होते हैं। नगरीकरण तथा विकास के फलस्वरूप भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में वृद्धि होगी। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से भूस्खलन में संभावित क्षेत्रों में वृद्धि होती है। वैश्विक जलवायु परिवर्तनीय या वर्षा में वृद्धि से भी भूस्खलन की समस्या बढ़ जाती है।
भूस्खलन यानी ये वर्षाकालीन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा देखी जाती है भूस्खलन, यानी पर्वतों का ऊंचाई से टूटकर नीचे की ओर गिरना। भूस्खलन के प्रभाव देखे जाते हैं तो जनमन की हानि होती है, भूस्खलन से मार्ग और बढ़तियां मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, तथा बस्तियों के कृषि क्षेत्र नष्ट हो जाता है। विभिन्न प्रकार के भूस्खलन से नदियों की मार्ग अवरुद्ध, नदियों के मार्ग भी अवरुद्ध हो जाते हैं तथा इनके जो क्षेत्र है वहां पे बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। अब भारत में इसमें जो इससे प्रभावित क्षेत्र की अगर बात करें भूस्खलन से, तो भारतीय क्षेत्र की अगर बात करें तो अंतर्गत इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के क्षेत्र सम्मिलित है। उच्च भीषण यहाँ पे भूस्खलन होता है तथा इसमें कम भूस्खलन में जैसे पूर्वोत्तर राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, इनमें बहुत थोड़ा उच्च भीषण होता है तथा मध्यम अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इन क्षेत्रों में, तथा बहुत ही कम अगर घटनाएं देखी जाती है तो वो विंध्याचल पर्वत पहाड़ियों में देखी जाती है। अब इसको है भूस्खलन के निवारण के उपाय है नियोजित भूमि उपयोग। इसके कुछ उपाय है, तो पहला तो क्या किया जाए, नियोजित भूमि उपयोग। नियोजित भूमि उपयोग, नियोजित भूमि उपयोग भूस्खलन कम करने की प्रयुक्त युक्ति नियोजित भूमि है। नियोजित भूमि उपयोग का प्राय विभिन्न कार्यों के लिए उपयुक्त भूमि का सही चुनाव करना। दूसरा है प्रतिधारण दीवारों का निर्माण। स्थलीय प्रवाह को नियंत्रित करना तथा इंजीनियरिंग संरचना। तो भारत में भी कई बार 1924, 1939, 1942, 1958 में भूस्खलन आए और अपार धन हानि हुई। तो अलग अलग प्रकार के भूस्खलन आए। अब बात करते हैं अगली मौसम यानी वर्षा आधारित जो घटना है वो फर्स्ट है वो है बाढ़। प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ अत्यंत तबाही मचाने वाला है। किसी क्षेत्र या राज्य में अत्यधिक वर्षा के फलस्वरूप अधिक वर्षा के फलस्वरूप होने वाली यह घटना है बाढ़। सामान्य शब्दों में अत्यधिक वर्षा के कारण भूभाग पर जलमग्न हो जाता है, उसे बाढ़ कहते हैं। सामान्यतः एकाएक नहीं आती है। इसमें विश्व के नदियों का बाढ़ क्षेत्रफल मान है तो 3.51% है, जबकि 19.5% जनसंख्या प्रभावित होती है। 1983 में बांग्लादेश, चीन, भारत, नेपाल और पापुआ न्यू में भयंकर बाढ़ें आई। 1983 में 5 लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना, इक्वेडोर, पराग्वे इन देशों में भी बाढ़ आई। तो बाढ़ों के अतिरिक्त यहाँ पे क्या है, नदी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जल भराव की क्षमता हो जाती है। यानी नदी की जो पानी की क्षमता होती है, नदी की क्षमता उससे ज्यादा पानी आ जाता है। नदी एक क्षेत्र में बहती है तो यहाँ पे भी पानी सबसे ज्यादा जल भर जाता है। तो इस क्षेत्र में पानी बढ़ जाने से ये क्या हो जाती है, यहाँ पे बाढ़ का रूप ले लेती है और चारों तरफ से जो इसके क्षेत्र में मकान भरा भवन है उनको ध्वस्त कर दी जाती है। मकान वगैरह जो भवन वगैरह बने हुए थे उनको ध्वस्त कर देती है। और इनमें देखो एक तो भारी बारिश, इसके जो अगर कारणों की बात की जाए बाढ़ की, तो एक तो भारी बारिश निरंतर जारी रहेगी। दूसरा है वन विनाश, इसका मुख्य कारण है। तीसरा अगर भूस्खलन है। तीसरा नदियों के किनारों का अचानक टूटना, तथा अगला है वो नदी धाराओं का परिवर्तन होना तथा वर्षा की अनिश्चितता या अनियमित काल से, तथा नदी जो तटबंध है उनका टूटना तथा बांधों पर दरार पड़ना, सुनामी आना, तो ये भी एक प्रकार से बाढ़ों का है।
तो बाढ़ों से अगर इसके उपाय की बात की जाए तो देश में बाढ़ों के परिणाम नदियों के संभावित जल स्तरों का पता लगाकर भंडारकों में या पानी की जो भंडार क्षमता है उसको बढ़ाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंधों को बनाना, तटबंध बनाना है इनसे। सर्वप्रथम 1955 में उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण के प्रयास प्रारंभ हुए थे देवरिया गांव में। इनमें संरचनात्मक गैर संरचनात्मक बाढ़ के समय क्या करें, बाढ़ से पूर्व की जो तैयारियां लोग करें, यानी बाढ़ से संबंधित क्षेत्र में पहले लोगों को सूचना दे दी जाए तो वो दूर से दूर या उनको पुनर्स्थापन हो जाए। तो ये बारिश का अत्यधिक है तो इनसे लोगों को बिल्कुल से जनहानि नहीं हो, उससे दूसरी जगह पर हटा दिया जाए। तो ये मेन से पूर्व अनुमान से आधारित है। तो ये नदियों की घाटियों में हर वर्षाकालीन क्षेत्रों में देखी जा सकती है। सूखा देखिए, किसी क्षेत्र में लंबी अवधि तक वर्षा न होना, लंबी अवधि तक वर्षा न होना क्या कहलाएगा, सूखा कहलाएगा। अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल की अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाने की स्थिति को सूखा कहते हैं। मौसम विभाग के अनुसार जब किसी क्षेत्र में सामान्य वर्षा से वास्तविक वर्षा 75% से कम होती है, यानी सामान्य वर्षा रहती है, सामान्य वर्षा से 75% कम वर्षा होती है, सामान्य वर्षा से 75% कम वर्षा होना क्या कहलाता है, सूखा कहलाता है। यानी वर्षा बहुत ही कमी या न के बराबर हो जाती है। इसमें सूखे के अलग अलग प्रकार है, इसमें कृषि सूखा भी कह सकते हैं, मौसम विज्ञान संबंधी या जलीय सूखा कहते हैं। अब सूखाग्रस्त क्षेत्र की बात की जाए तो वर्ल्ड के अंदर जितने भी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो अधिकतर सूखाग्रस्त क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। तो इसमें भारत में अगर अरावली पर्वतीय श्रेणी में मरुस्थलीय प्रदेश, गुजरात का रण व कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा सूखे के जो निम्न परिणाम होते हैं वो अलग अलग परिणाम होते हैं। सूखे से एक तो जो है खाद्यान्न उत्पादन का संकट उत्पन्न हो जाता है, यानी अगर वर्षा नहीं होगी तो खाद्यान्न जो उत्पादन है उसका संकट सबसे ज्यादा आ जाएगा, इससे जीवन संकट में हो जाता है। यानी अगर खाद्यान्न की पूर्ति नहीं होगी तो लोगों को खाने के लिए जो मुख्य भोजन की आवश्यकता है वो पूर्ति नहीं होगी। अब इसमें जो मुख्य क्षेत्र है उससे निपटने के लिए तथा पीने के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा, सूखा ही सूखा रहेगा तो पीने के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा, जल उपलब्ध नहीं होगा तथा दीर्घकालीन से फसलों का है वो बढ़ेगी नहीं तथा विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे। और इसमें फसलों, भूमि, पशुओं के लिए, मनुष्य के लिए किसी प्रकार के लिए चारे वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इससे निपटने पे है कि जो नदी क्षेत्र है, नदी जोड़ कार्यक्रम वो बनाया जाए। तो जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई उन क्षेत्रों को पानी और नहर द्वारा नहर बनाई जाए, नहरों से भी इस क्षेत्र को जोड़ा जाए। इससे क्या है कि सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है उसको कैचमेंट एरिया घोषित करके सरकार द्वारा ये कदम उठाए जाने चाहिए कि इस क्षेत्र के अंदर बिल्कुल से जल उपलब्ध हो और यहाँ पे सिंचाई करके या किसी अन्य क्षेत्र से या नदी बांधों के द्वारा इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाया जाए और कालांतर में भविष्य के लिए जो है इस क्षेत्र को भी हरा भरा घोषित किया। जिस प्रकार से इंदिरा गांधी पश्चिमी राजस्थान से और जो पश्चिमी राजस्थान को अगर जीवन रेखा बना गई इंदिरा गांधी रेखा द्वारा, उसी के आधार पर अनेक जो क्षेत्र है उनको भी इस प्रकार से तथा जो वर्षा होती है उस वर्षा जल संरक्षण के द्वारा भी इससे बचाया जा सकता है सूखा से, कि वर्षा जो होती है उसका जल संरक्षण किया जाए तथा जो है सूखा सहन वाली जो फसलें हैं वो उत्पन्न करके भी सूखा सहन जो किस्म है सूखा सहन फसलों की उसको उत्पन्न किया जाए, जिससे कि बहुत ही कम जल की मात्रा आवश्यक हो। ठीक है, ये हो गई जो प्राकृतिक मेन आपके जो पर्यावरणीय मुद्दे थे। तो नेक्स्ट टॉपिक के बाद में फिर मिलेंगे। आप अपने कॉपी पेन से साथ साथ में लिखते रहिए और शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।